गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोग आज बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट की। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था किस तरीके से हम जो है वो सॉलिड्स को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी, जैसे हमने कहा था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं उसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ ली मॉलिक्यूलर। नाउ वी डिस्कस आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है, अब देखिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, और उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय नेगेटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस सराउंडेड बाय पॉजिटिव आयंस। इस तरीके से जो है एटम्स एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं, और अपोजिट चार्ज आयंस क्या होते हैं, एक दूसरे को सराउंड किए जाते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई भी सिमिलर चार्जेस कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगे। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर मिलती है वो किसके अंदर एग्जिस्टेंस में करती है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। इन्हीं बार कंपाउंड्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऐसे कंपाउंड्स जैसे सॉलिड्स जिनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस। आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। तो जो पॉजिटिव आयंस है एंड जो नेगेटिव आयंस है वो यहाँ पर एज ए कंस्टिट्यूएंट एटम्स जो है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट होंगे। बोथ आर, उनके बीच जो कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे के साथ जो बाइंड है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर प्रेजेंट between ions due to strong forces they exist in solid state and hard, rigid इन नेचर। तो क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, दैट्स व्हाई ये कैसे होंगे, हार्ड होंगे, हार्ड मटेरियल्स होंगे, रिजिड नेचर के होंगे, और जनरली सॉलिड फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं इनके रिलेटेड, तो नॉर्मली सॉलिड स्टेट के अंदर दोज आर इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये सॉलिड स्टेट में पास नहीं करते, इंसुलेटर्स मटेरियल्स होते हैं। बट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड मॉल्टेड स्टेट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इनको वाटर में डिजोल्व कर लें या फिर इनको मेल्टेड फॉर्म में अगर यूज करते हैं, देन ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। लाइक सॉल्ट, अगर हमारा जो टेबल सॉल्ट है सॉलिड स्टेट में है, ड्राई है, तो फिर वो क्या होगा, एक इंसुलेटर मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। बट अगर उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आ जाए या फिर वो ऑलरेडी आपने जो है मेल्ट कर दिया हाई टेम्परेचर पर या वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, तो उस केस में वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, इजीली ये मेल्ट होते नहीं है, ना ही को आप इनको जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉर्मली ये मेल्ट होने के लिए इनको बहुत ज़्यादा लार्ज टेम्परेचर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारे पास थे कुछ आयनिक सॉलिड्स।
यहाँ पर आप बोलोगे सर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें थे, पर्टिकुलर जितने भी आयनिक कंपाउंड्स नेचर में मिलते हैं, NaCl, CaSO4, KNO3 एटसेट्रा, ऑल आर आयनिक सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड्स जो आपने पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर आयनिक इन नेचर, और सॉलिड फॉर्म में हमेशा कैसे होंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, आयनिक टाइप के क्रिस्टल्स बनाएंगे सॉलिड्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। अब मेटेलिक सॉलिड्स अगर हम बात करें, जैसे कि नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मेटल्स जो होते हैं वो मेटेलिक सॉलिड्स फॉर्म करते हैं। ओके, चलिए तो मेटेलिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें, देन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कैटायंस। ओके, अब देखिए अगर आपने मेटल के बारे में पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। किस तरीके से होता है, देखिए कि जो मेटल्स होते हैं एटॉमिक फॉर्मेट में इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं, और सभी जो मेटल्स आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैटायंस में। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक सी के फॉर्मेट में इस पूरे के पूरे उसके अंदर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो किसी भी कंडीशन में टू कैटायंस और टू एनायंस एक दूसरे के कांटेक्ट में यहाँ पर नहीं आ सकते, और इसी वजह से जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये लस्टर नेचर होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, मैलिएबल होते हैं। वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके जो सॉलिड्स में एग्जिस्टेंस में होती हैं, मेटल्स के अंदर एग्जिस्टेंस में होती हैं, वो इसी वजह से यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, हार्ड, malleable, conductor of electricity, etc. इनके बीच भी अगर हम बात करें देन मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इस बॉन्डिंग को क्या कहा जाता है, मेटालिक बॉन्डिंग। कंस्टिट्यूएंट एटम्स या पार्टिकल्स के बीच। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, काफ़ी हाई इनके बीच जो है आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। इजीली ये जो है वो कंस्टिट्यूएंट एटम्स की अगर हम बात करें देन कैटायंस हैं। गुड कंडक्टर of electricity, solid as well as लिक्विड स्टेट। तो मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, और अगर आप उनको जो है लिक्विड स्टेट में रखते हो मॉल्टेड फॉर्म के अंदर, उस कंडीशन में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स वो होंगे। ठीक है, मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑल मेटल्स फॉर्म्ड मेटालिक सॉलिड्स एंड ऑल एलॉयज फॉर्म्ड मेटालिक सॉलिड्स। जितने भी एलॉय आपने पढ़े हैं, एल्यूमिनियम, ड्यूरेलियम,
और बाकी रिमेनिंग जो भी आप लोग यहाँ पे बात करते हो, ऑल एलॉयज एंड मेटल्स आर मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, ये मेटालिक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्टेंस में नेचर के अंदर मिलते हैं। लास्ट एंड सब मोस्टली इंपॉर्टेंट, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन या फिर हम जिस भी नेटवर्क सॉलिड की बात कर रहे हैं तो उनके एटम्स के बीच डायरेक्शनल, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं कि जो ओवरलैपिंग होती है वो डायरेक्शनल नेचर की होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मोस्टली आपको जो यहाँ पर कंपाउंड्स मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, उनके अंदर डायरेक्शनल बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, और दैट्स वाई दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, टफेस्ट मटेरियल ये जो है ये यहाँ पर होते हैं। लाइक कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग को आप बहुत इजीली यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। ये देखिए, कार्बन कार्बन के बीच प्योर कार्बन बॉन्डिंग है, ये पूरा का पूरा जो कंडीशन है वो आगे कंटिन्यू रहता है, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक जाइंट मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, लाइक सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्रेफाइट एटसेट्रा। ड्यू टू प्योर कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, these are very hard in nature and अब जब ये काफ़ी टफ है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करेंगे नहीं, तो इनके लिए हम क्या कहते हैं, जनरली इंसुलेटर इन नेचर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो 3D नेटवर्क बनाते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, इंसुलेटर, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर, सॉफ्ट होता है। ओके, और उसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्मेट में। तो ये कुछ हमारे पास जो है वो कैटेगरीज थी जिसमें हमने बात की। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हाई है, वेरी हाई आप कह सकते हो, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जहाँ पर हमने बात की, यहाँ पर क्लासिफिकेशन की कि किस टाइप से जो है मॉलिक्यूल्स क्लासीफाई होते हैं। यूनिट सेल, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं यूनिट सेल। ठीक है, और इसी के साथ हम यहाँ पर बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिस 3D स्पेस के अंदर अगर हम किसी भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स को जोड़ते हैं, एक उनको लाइन डायग्राम के थ्रू जो है वो कनेक्टेड करते हैं, तो उस कंडीशन में किस टाइप की शेप में वो नज़र आते हैं, वो होता है उसका क्रिस्टल लैटिस। ठीक है,
अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in 3D space called crystal lattice। तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के केस में अगर हम उनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ऐड करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उस 3D स्पेस में उनकी जो भी एक शेप नज़र आती है दैट आर कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ओके, और क्रिस्टल लैटिस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की साइट होती है इनको हम कहते हैं क्रिस्टल जो है लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स। देखिए इसको हम फर्दर जो है यहाँ पर इजीली एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक सॉलिड है, ये इसका 0 पॉइंट मान लेते हैं, इसके आसपास ये एटम्स को हमने अरेंज कर दिया। तो इनको अरेंज करते हैं 3D के अंदर। एक एटम्स मान लीजिए यहाँ पर है, तो कुछ ना कुछ आपको क्या होगी, उनकी एक शेप नजर आएगी। तो ये जो ओवरऑल शेप है जिस भी टाइप की है, आपको लग रहा है जैसे कि आप लग रहा है स्क्वायर प्लेनर, कुछ पिरामिडल टाइप की शेप बनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस मेनली हम बात करते हैं 3D में, बट ये 2D में भी हो सकती है। 1D में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1D मीन्स एक डॉट या एक लाइन, तो वो तो हो नहीं सकता, बट 2D और 3D में पॉसिबिलिटीज़ होती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3D स्ट्रक्चर्स की, और ये जो लोकेशंस हैं इनको हम कहते हैं यहाँ पर लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो हमारे पास है उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। और क्रिस्टल लैटिस हमारे पास काफ़ी टाइप के हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट सेल्स की। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल लैटिस किसी भी क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, दैट आर कॉल्ड यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल्स के जो एक आप कह सकते हो आफ्टर रिपीटेशन से जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसे भी हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस। इसको दूसरे तरीके से स्टाइल करते हैं, स्ट्रक्चर which is formed by the 3D repetition of unit cell called crystal lattice। तो किसी भी यूनिट सेल के 3D रिपीटेशन की वजह से जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनती है उससे भी हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो ये हमारे पास कुछ जो है वो टाइप ऑफ क्रिस्टल्स हैं। यूनिट सेल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप के हो सकते हैं, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम मेनली बात करें तो इस यूनिट सेल के मेनली किसी भी यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से हम जैसे कि एक नॉर्मल जो हमारे सिलेबस का पार्ट है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम
ये एक जो है वो एक क्यूबिक यूनिट सिस्टम है। इस क्यूबिक सिस्टम के अंदर अगर हम इस पॉइंट पर फोकस करें, आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात कर सकते हो, 0 पॉइंट, तो हर एक्सेस पर इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी। मान लेते हैं इसकी एल जो है इस साइड में ए, देन बी एंड सी, और बिटवीन टू एक्सेस कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल्स होगा। उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर अल्फा, बीटा एंड गामा से। तो 6 पैरामीटर्स की हमने यहाँ पर बात की। 6 पैरामीटर में एक तो हमारे पास होता है एक्सियल लेंथ, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी एंड सी से। पर्टिकुलर एक्सेस पर एक्स वाई जेड डायरेक्शन पर वो किस लेंथ में है, उनकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट है, आप ऐसे कह सकते हो। कोई रूम, एक रूम सबसे अच्छा हमारे पास एक सिस्टम होता है, उस रूम के अंदर कुछ ना कुछ उसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये एक्सियल पैरामीटर्स के जो हैं वो लेंथ जो है वो पैरामीटर्स होते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं एक्सियल एंगल्स, एंगल्स बिटवीन टू एक्सिस, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा से। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, देन हमारे पास 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 एक्सियल लेंथ्स एंड 3 एक्सियल एंगल्स। ओके, तो इस तरीके से हम यूनिट सेल्स को जो है वो डिफाइन करते हैं। डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स के अंदर जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट तरीके से वैरी करते हैं। लेंथ में डिफरेंस आएगा, एंगल्स में डिफरेंस आएगा, और उसकी वजह से ओवरऑल हमारे पास काफ़ी टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स और यूनिट सेल्स आपको जो है नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे। तो अब हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसको एक बार रीड कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।